हे एवरीवन, मैं हूँ निधि मित्तल। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। अब सॉरी, नाउ आई नो दैट कि 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, बट नाउ मेरे कुछ पर्सनल काम थे, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क थे, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई इन 2 वीक्स में। और अब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें मैं आपको किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में ही करा रही थी, जिसमें मैं आपको हमने क्या किया था, प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे हम, मोनेरा पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं उसके हमने। अब हम 4th क्लास पढ़ रहे हैं उसकी, दैट इज द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है बच्चा? स्लाइम मोल्ड जो होता है वो एक लिक्विड सा सबस्टांस जैसा सा दिखने वाला होता है। होते ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट लिक्विड से दिख रहे होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और एकदम से ऐसे स्प्रेड होता है, जैसे किसके ऊपर स्प्रेड होते हैं, जस्ट लाइक ये क्या है, सॉरी, जस्ट लाइक ये आपकी बार्क है कोई भी ट्री की, या लीफ है, कुछ भी, व्हाटएवर, ट्रीज लीफ जो डैम्प प्लेसेस पे पड़े हुए होते हैं, जो मेन प्लांट से टूट के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ा सा लिविंग कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, साइडों में छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, बड़ी रैपिड स्पीड से, यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यार ग्रो तो बड़ी जल्दी रैपिड करेंगे ये, ठीक है। तो ये बड़ी जल्दी इसके चारों ओर फैलना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरह से, इस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद दे अल्टीमेटली स्प्रेड ओवर द होल बार्क, पूरे पे फैल जाते हैं। ये जो मैंने बनाया ना, ये स्लाइम मोल्ड्स बनाए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर द लिक्विड ऑर्गेनिज्म, दिस सीम्स लाइक टू बी लिक्विड ऑर्गेनिज्म, लिक्विड जैसे से नजर आते हैं ये, ठीक है। सो दिस सीम्स लाइक लिक्विड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल लिक्विड ऑर्गेनिज्म। लाइक क्या होगा, मतलब होता है लिक्विड, लिख देती हूँ पूरा, लिक्विड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये ग्रो कैसे करते हैं, बेसिकली आपके पास स्लाइम मोल्ड जो है ना, हमारे सिलेबस में एक ही टाइप के, लेकिन ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सेलुलर, भैया देखो सेलुलर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है प्लाज्मोडियम टाइप का, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्लाज्मोडियम टाइप को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं प्लाज्मोडियम के बारे में बता देती हूँ। अब क्या है, 5 क्लासेस थी हमारे पास फाइलम प्रोटिस्टा की, तो जिसमें से 5 बीच में यूग्लिनॉइड है, इधर 2 हैं, ये बीच का बंदर है, इधर 2 हैं, तो ये जो 2 हैं ये ऑटोट्रॉफिक शो करते हैं, और ये 2 जो है वो हिट्रोट्रॉफिक शो करते हैं, और ये जो बेचारा बीच वाला है ये मिक्सिंग है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा, ठीक है। तो हम ये 2 पढ़ रहे हैं, हम ये 2 पढ़ चुके हैं, डायटम्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यूग्लिनॉइड सॉरी ये जो स्लाइम मोल्ड से ये हमारे 4th नंबर पे आते हैं, तो दैट मीन्स इनकी न्यूट्रिशन कैसी हो जाएगी, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे ये, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में सबसे पहला जो कंसेप्ट आपने लिखना है, एक तो आप ये लिखना कि ये लिक्विड जैसे से दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। दूसरी बात जी, ये क्या होते हैं कौन सी न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी इनकी लाइफ साइकिल के बारे में कि ये ग्रो कैसे करते हैं। अब आपके पास ग्रो करने के लिए हमारे पास सेल साइकिल है, सेल डिवाइड करता है, 2 तरीके से सेल डिवाइड करता है। अब तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। 2 तरीके से सेल साइकिल होती है हमारे पास, सेल डिवीजन, एक होती है माइटोसिस की और दूसरी होती है मियोसिस की, ठीक है। ये क्या करते हैं, माइटोटिकली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, आप सबको पता है कि हमारे आप लोअर क्लासेस में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हो कि जो हमारे सेल में, आपने वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन सबने याद कर रखा है, सब याद करवाते हैं, समझाते भी हैं, तो उसमें बताते हैं कि एक ह्यूमन का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 46 क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, 23 बन जाते हैं, सेल जो डिवाइड होते हैं ये 23। तो जब क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो इस डिवीजन को आप क्या बोलते हो बेटा, मियोसिस, व्हाट यू कॉल इट,
मियोसिस। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो जब गैमीट फॉर्मेशन होने लगती है तो मियोसिस होती है, जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके इनिशियल 46 क्रोमोसोम थे, 2 सेल बन गए, अभी भी इसमें 46 के 46 क्रोमोसोम ही है, ठीक है। डिवाइड होने के बावजूद इसमें 46 के 46 क्रोमोसोम है। तो इस टाइप के डिवीजन को आप क्या बोलते हो? माइटोसिस डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ नहीं होता। दैट मीन्स द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर अगर सेम रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? माइटोसिस डिवीजन। और मियोसिस ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, जब टाइम आएगा, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। और मियोसिस का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, गैमीट्स बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इसकी लाइफ साइकिल स्टाइल ही बोल देते हैं, स्टाइल में रहते हैं बेचारे, टेंशन मारते हैं सारे के सारे, ठीक है। मेरा गला कभी ठीक नहीं होता, कोई रेमेडी बता दो मुझे इसकी, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है इनके पास इनिशियली इनका बेचारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है तो एक सेल होगा। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो 2n, जो हम 46 या ये कह सकते हो डिप्लॉयड बोलते हैं हम इसको। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है बेटा जी? डिप्लॉयड का मतलब होता है कि एक ही सेल के अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सेट या पेयर, मतलब ग्रुपिंग में होंगे क्रोमोसोम। यानी कि अगर आप 1n लिख रहे हो तो इसका मतलब 2 क्रोमोसोम है, 2n लिख रहे हो तो इसका मतलब 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। मतलब डबल कर देना जितने भी क्रोमोसोम होंगे, तो इस कंडीशन को आप बोलते हो डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मली सेल डिवीजन के टाइम पे कि ये अंदर न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा? मैं हमेशा 2 बना देती हूँ, हिंदी ऐसे बनाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, आँख सी बना दी, हैरी पॉटर का चश्मा बना नहीं, ठीक है। मेरी फेवरेट मूवी है हैरी पॉटर, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैरियो, कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, इसे आप बोलोगे कैरियोकाइनेसिस। इकट्ठे लिखना होता है, उधर जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात होगी कि न्यूक्लियस डिवाइड, काइनेसिस मतलब डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनका जो सेल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको सेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है साइटो। यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ है तो सेल डिवाइड के लिए वर्ड यूज किया जाता है साइटो। मैं खुद टेढ़ी खड़ी होती हूँ, मैं लिखती भी टेढ़ी, साइटो वर्ड यूज किया जाता है सेल के लिए, काइनेसिस मतलब डिवाइड। तो नॉर्मली में सेल डिवीजन में क्या होती है? पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। अगर आप लोगों को वो अमीबा की फिजन वाला क्वेश्चन याद हो तो उसमें भी यही था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद वो 2 टुकड़ों में बच जाता है जो अभी आपका अमीबा है, ठीक है। तो वो सेम वही तो है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल की डिवीजन। ये नॉर्मल माइटोसिस का केस है आपके पास। अब इसके अंदर क्या होता है? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाता, दे अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा इसका, ये बन गए 2 न्यूक्लियस, बट सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस विल अकर, बट साइटोकाइनेसिस विल नॉट अकर, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा? इनका साइटोप्लाज्म अपना साइज बढ़ा लेगा। न्यूक्लियस अब ये था 1, वो 2 में, ये भी 2 में, अगेन न्यूक्लियस, ऐसे करके न्यूक्लियस बढ़ते चले जाएंगे। ये जो मैं बना रही हूँ अंदर, ये न्यूक्लियस बना रही हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का नंबर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। न्यूक्लियस इंक्रीज इन नंबर,
सॉरी, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस क्या होगा, नंबर में बढ़ता जाएगा बट सेल नहीं डिवाइड होगा, याद रखना सेल डिवाइड नहीं होगा। तो बदले में क्या होगा कि जो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसके अंदर का, ये वाला जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये न्यूक्लियस है, ये सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो अंदर बनाया है, जिसे मैं रेड से डोनेट कर रही हूँ पतली पतली से, साइटोप्लाज्म को हम हमेशा डॉटेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, बड़ा अजीब सा बन गया। तो इसका साइटोप्लाज्म अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन साइज, बढ़ गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये बन जाते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। कौन सी कंडीशन आ गई, एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस हो गए, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई जी, ये आ गई आपके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और बायोलॉजिकल टर्म में मल्टी न्यूक्लिएट टर्म को नाम दिया जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। व्हाट डू यू कॉल इट, सिनोसिटिक या कोइनोसिटिक, whatever you want to pronounce it, you can pronounce it. I pronounce it as सिनोसिटिक। इफ यू वांट आप कोइनोसिटिक भी पढ़ सकते हो, कहीं आपको कोइनोसिटिक भी मिलेगा बोले हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन को बेसिकली आप क्या बोलते हो, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। ये कोइनोसिटिक कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का दूसरा नाम, साइंटिफिक नाम या ये कह सकते हो बायोलॉजिकल वर्ड जो होता है वो सिनोसिटिक होता है, ठीक है। ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में भी, एल्गी में भी, हर जगह मिलता है ये वर्ड आपको, ठीक है। इसलिए इसको आपको हमेशा माइंड में रखना होता है, फंगस में, सॉरी एल्गी में नहीं, फंगस में, ठीक है। कोइनोसिटिक बन जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये ग्रो करते हुए बड़ी जल्दी दिखता है, न्यूक्लियस तो फिर और जल्दी डिवाइड करता है, वैसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बड़ी जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, ऊपर से ये तो सेल डिवाइड कर ही नहीं रहा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो बड़ी जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, अब मैं आपको बताती हूँ इसका खाना क्या है। इसको खाना भी तो चाहिए भाई, भूखा थोड़ी रहेगा कोई बेचारा, ठीक है। हम नहीं भूखे रह सकते, ये कैसे रहेंगे, और वैसे भी हिट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, इनको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये डिपेंड किसके ऊपर रहेंगे, ये कोई भी डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करेंगे। डैम्प प्लेसेस मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा जो एरिया सा होता है, ठीक है, जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, जैसे कोई खुला सा मैदान है, वहाँ पे किसी के घर का पानी आ रहा है, तो ये वहाँ पे भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करेंगे और इनका जो फूड होगा वो होगा टूटी हुई लकड़ियाँ, ठीक है। तो या ये लीफ ले लो, आई टेक इट लीफ, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, आपका स्लाइम मोल्ड ग्रो करना शुरू कर दिया। अभी वो ऐसे था, सिर्फ शेप वो उसी की लेगा जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिए, मुंह फुलना वैसा लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके ऊपर पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, जैसे अमीबा फैलता है बिल्कुल वैसे, और फिर इसको खत्म कर देगा और अपने आप को ग्रो करवाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हुए नजर आते हैं आपको। इसको आप क्या बोलते हो, ये एक इमेज सी बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम कंडीशन। ये जो इतना लिक्विडी सा कंटेंट ग्रो करता हुआ आपको दिख रहा होता है, इसको आप बोलते हो प्लाज्मोडियम कंडीशन। डोंट मिक्स इट विद योर मलेरियल पैरासाइट। ये मलेरिया के अंदर जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो मलेरियल पैरासाइट है उसको भी प्लाज्मोडियम विवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरा बोलते हैं। तो ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, मच्छर वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये मलेरिया वाला, ठीक है। ये नॉर्मल प्लाज्मोडियम है जो डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करता है, ठीक है। दिस कैन ग्रो ऑन डैम्प प्लेसेस। खुशहाल अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहे होते हैं, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इनकी भी छोटी सी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अनफेवरेबल कंडीशन की आ जाती है और इनको स्ट्रेस हो जाता है कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास धूप मतलब कंडीशन ही नहीं है कि हम ग्रो कर पाएँ, डैम्प कंडीशन ही ख़त्म हो गई, तो कैसे ग्रो करेंगे, भूखमरी आ गई इनके पास। तो ये बड़े अजीबोगरीब है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये भी
रिप्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर मर भी जाए तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन तो आ जाए अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे। ठीक है जी। तो क्या करते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में इनको रिप्रोडक्शन करनी याद आती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं ये। ठीक है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं ये अपने ऊपर एक एजेस के ऊपर, जैसे मैंने ये कोई प्लाज्मोडियम सा बना दिया, जो भी बना, ये एजेस है, तो ये क्या करते हैं अपने एजेस के ऊपर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करवा लेंगे। ये मैंने फ्रूटिंग बॉडीज बना दी, समझ जाना। ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप? फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, अब इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये प्रोड्यूस करवाते हैं, जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं। अब मैं फ्रूटिंग बॉडी का डायग्राम अलग से बनाती हूँ। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में चले जाएंगे, अपने चारों फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, और ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं? फंगस की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। इसके अंदर काफी छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर याद हो थोड़ा सा 10th में ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़ा होगा। दिस इज नॉट अ ब्रेड मोल्ड, बट ये काम उसी की तरह करता है, स्पोर्स जनरेट करवा देता है। ठीक है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। और इसके ऊपर ये जो है ये स्पोर्स जनरेट होते हैं, और ये जो स्पोर्स है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? हैप्लॉइड। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है? मियोसिस करना शुरू कर देती है। अभी तक ये क्या थी? ये 2n थी, लेकिन अब इसके अंदर के जो ये सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से ये बन रहे हैं, ये 2 में बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, टेबल शुरू हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये कैसे डिवीजन शो करते हैं जी? ये डिवीजन शो करते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? हाफ डिवीजन, यानी कि क्या कर देना है? क्रोमोसोम के नंबर को बिल्कुल हाफ कर देना है। ठीक है, तो ये कौन सी डिवीजन शो करते हैं? मियोसिस डिवीजन शो करते हैं, और बना देते हैं अल्टीमेटली स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड यानी कि एन नेचर के होते हैं, यानी कि इनके पास क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। ठीक है, अब इनके स्पोर्स, जो कि नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इनके स्पोर्स होते हैं, हाउ दे रिलेट विथ प्लांट। हमें लगता है कि इनका प्लांट के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन जी वी ऑल आर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे हम डायरेक्टली कनेक्ट हों या इनडायरेक्टली कनेक्ट हों। ठीक है, तो वो जो इनका कनेक्शन है वो किस तरीके से है? हालांकि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, तो कंपेयर होना नहीं बनता, लेकिन होता है। ठीक है, कैसे होता है कि भैया जी जो इनके स्पोर्स हैं, इनके स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देखो, अब तक बिना सेल वॉल का कंटेंट था, लेकिन अब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट हुई है? सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है। दिस इज सेल वॉल। और किसकी सेल वॉल है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज की सेल वॉल जो है मेनली किसके पास है? प्लांट सेल के पास है, और किसी के पास सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं है। तो ये मेन करेक्टर है स्पोर्स का। ये स्पोर्स है आपके पास, इनका मेन करेक्टर है कि इनके पास सेल वॉल है। पूरे स्लाइम मोल्ड में किसी के पास भी सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, और ये स्पोर्स की सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज की सेल वॉल किसके पास है? सिर्फ प्लांट सेल के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? इनके स्पोर्स जो होते हैं, जब थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन आने लग जाती है, ठीक है, ये एक ये एन हो गया, ये एक एन हो गया, इनके चारों ओर स्पोर्स की मतलब सेल वॉल बना रही हूँ मैं, ये सेल वॉल हो गई इनकी। ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूजन करेंगे, जुड़ेंगे, और क्या बनाएंगे? फिर से डिप्लॉयड सेल बना देंगे। ठीक है, और ये जो ग्रो करते हैं ना, दे ग्रो एज अमीबॉइड स्ट्रक्चर।